क्या भारत पाकिस्तान के बीच जमी दुश्मनी की बर्फ पिघल रही है? तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन और शानदार से सेशन में। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाल ही में एससीओ संगठन की एक बैठक की गई, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने हेतु विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे। जब इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मीडिया ने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को अब अतीत से आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने आह्वान किया कि दोनों पक्षों को उस बातचीत के धागे को आगे बढ़ाना चाहिए जो एक समय था जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। आप सभी को शायद ज्ञात हो कि इससे पहले प्रधानमंत्री आखिरी बार लाहौर पहुंचे थे और उस समय नवाज शरीफ की बिटिया की शादी में ये शामिल होने गए थे। साथ में आप सभी को यह भी ज्ञात होगा कि नवाज शरीफ जी ने हाल ही में एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके साथ में उन्होंने बातचीत के कुछ मसलों पर चर्चा करने की कोशिश की थी, जिससे आगे हम लोग दुश्मनी को भुलाते हुए दोस्ती में तब्दील कर सकें। नवाज ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, ना ही पाकिस्तान अपने पड़ोसी को बदल सकता है, ना ही भारत अपने पड़ोसियों को बदल सकता है। हमें एक अच्छे पड़ोसियों की तरह साथ में रहना चाहिए। ये बात नवाज शरीफ ने कहा। चलिए थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। चर्चा में था द हिंदू का एक आर्टिकल था, आप सभी को ज्ञात होगा ये, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। इंडिया पाकिस्तान शुड मूव ऑन द फॉर्म पास्ट जयशंकर विजिट ए बिगिनिंग नवाज शरीफ। ये नवाज शरीफ जी ने तुरंत एक स्टेटमेंट दिया था जब भारत के विदेश मंत्री इस दौरे पर गए थे। आगे जब हम चर्चा करेंगे यहां पे, तो भारत और पाकिस्तान से अतीत से आगे बढ़ने का आह्वान किया था। ठीक है, जयशंकर लीड्स इंडिया एट एससीओ समिट। इंडिया की तरफ से लीड्स किया था। किसने किया था? एस जयशंकर ने। ज्ञातव्य है कि जयशंकर संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए करीब 24 घंटे की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे। दोनों देशों के संबंधों में जारी तनाव के बीच पिछले 9 वर्षों, सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 9 वर्षों के बाद यह किसी भारत के किसी नेता की या भारत के किसी मंत्री की आधिकारिक यात्रा थी। यह पहला दौरा था। नवाज शरीफ ने जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा को एक अच्छी शुरुआत बताया था। इसमें शरीफ ने कहा था कि हमें अतीत में नहीं जाना चाहिए, भविष्य की ओर देखना चाहिए। अगर हमने कुछ गलतियां की हैं तो गलतियां दोनों तरफ से हुई, ये ऐसा उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर गलतियां हुई हैं तो उनको गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और भुला देना चाहिए। बस हमें आगे की ओर मूव करना चाहिए और बेहतर होगा कि हम अतीत को दफना दें, जिससे दोनों देशों के बीच अवसरों का इस्तेमाल किया जा सके। आप सभी को यह भी बता दूं, 2016 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह द्वारा भारत पर किए गए कई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता न करने का फैसला किया था और कहा था कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल सकते भाई। एससीओ समिट 2024 पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। आप सभी को पता है एससीओ समिट हुई है 2024 की, जिसमें दुनिया भर के कई विश्व प्रसिद्ध देश इसमें आए थे और इसमें इन्होंने बड़ी ही प्रारूपता के साथ अपनी चीजों को रखा। एससीओ समिट 2024 हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री भाग लेने के लिए पहुंचे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये शामिल हुए और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही एससीओ संगठन की ये बैठक हुई। ठीक है, इसमें एससीओ परिषद के शासनाध्यक्ष, सभी एससीओ परिषद के शासनाध्यक्ष भाग लिए थे, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को यहां पे भेज दिया, जिससे अनौपचारिक बातचीत का हल निकाला जा सके। संघाई सहयोग संगठन, आप सभी को जानकारी होगी, ये राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बाद दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पे इस सम्मेलन की सकारात्मक विशेषता यह रही कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर जैसे किसी भी, सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया, जबकि भारत ने सीमा पर आतंकवाद पर चर्चा न करते हुए पाकिस्तान का विशेष उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने आतंकवाद पर टिप्पणी तो की, उन्होंने कहा कि आतंकवाद
किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक दो मुल्कों के बीच में कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेगी। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर के किसी विशेष देश पर हमला नहीं बोला, ना ही किसी विशेष देश पर टिप्पणी की। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे टर्म्स अच्छे होने चाहिए, हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। आर्थिक सहयोग की पहल की शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आर्थिक वार्ता कार्यक्रम हुआ। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया। साथ में हरित विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार के साथ निर्धनता एवं उन्मूलन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, ये एससीओ द पथ ऑफ एक्सपेंशन, यहां पे चर्चा करेंगे। ये पूरा एससीओ है। एससीओ में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, डायलॉग्स पार्टनर्स होते हैं। एक्सपेंशन हिस्ट्री क्या क्या होती है, जिसमें फाउंडर्स, स्टार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, ज्वाइंट द एससीओ, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा यहां पर चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे मुल्क जो हैं यहां पर रहते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए चर्चा करते हैं। अब यहां पर चर्चा का विषय क्या बनाते हैं, देखिएगा। एससीओ में जयशंकर की प्रमुख बातों पर चर्चा करते हैं कि एससीओ में आखिर एस जयशंकर ने कौन कौन सी बातों पर चर्चा की जो कि भविष्य में किसी भी राष्ट्र के लिए बल का कार्य करेंगी, और सहयोगात्मक बल जब प्रदान करेंगी तो ऐसी चीजों को चर्चा करने की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट रखा, एससीओ की 3 चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया कि एससीओ की आज के समय की 3 चुनौतियां हैं, जिसमें पहला है, सबसे पहला कारण है आतंकवाद। आतंकवाद पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया सभी मुल्कों का। दूसरा, उन्होंने उग्रवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, आतंकवाद, ये सभी उस लिस्ट में शामिल हैं जिससे एससीओ जैसे संगठन कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा अलगाववाद, यह भी एक मेन समस्या का कारण है और विकास के लिए इन सब से लड़ना बेहद जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉर्डर का सम्मान करना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें एक दूसरे के बॉर्डर का बहुत सम्मान करना होना चाहिए। आप सभी को शायद ज्ञात हो कि कई बार बॉर्डर पर तनातनी हो जाती है। बॉर्डर पर कई बार ऐसा होता है कि कोई देश जो है बॉर्डर पार अपने कबूतरों को भेज देता है। कई बार बॉर्डर पार करके कुछ लोग आ जाते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे बॉर्डर के साथ में समझौता नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता और दोनों देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। तीसरा पक्ष रखा यूएनएससी में सुधार की जरूरत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की तभी होगा जब विकासशील देशों को हिस्सेदारी मिलेगी और एससीओ देशों को इसके लिए पहल करना चाहिए। साथ में एक और बात उन्होंने कही, स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल। इसमें उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखी जिनके माध्यम से हम लोग आज भी नहीं उबर पाए हैं। लाइक कोरोना हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य इसी से कोरोना से जुड़ा हुआ है। भाई हमारे पूरे विश्व ने कोविड-19 देखा। इस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तहस नहस करने की कोशिश की। लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से मारे गए। हम लोगों ने फिर भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाए रखा। भारत उस पायदान में आज भी आगे खड़ा हुआ है। उन्होंने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा एससीओ देश भी इसे अपना सकते हैं। उन्होंने कहा भारत अपने एनवायरमेंट के लिए और भारत अपने इकोनॉमिक सीजर के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है और लगातार करता रहेगा। साथ में उन्होंने जंग से विकास पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई आजकल हम लोग देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास जैसे युद्ध हो रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है भाई, दुनिया और वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाई झगड़ों से जूझ रहे हैं, यानी कि इन ऐसे मुद्दों से जूझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्लाइमेट चेंज से लेकर के सप्लाई चेन तक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन हम लोग रूस को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। रूस ने बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण कर लिया जो रूस हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहे हैं। इजराइल में युद्ध हो रहा है, इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी को भारत तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और भारत ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी देश तक वो अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है भाई, यहां पर हो क्या रहा है, सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बाधित हो रही है और इससे विकास पर भयंकर असर पड़ रहा है। अब इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल सबसे ज्यादा मायने रखती है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, अगर एससीओ देश अगर इसे लेकर के नहीं चले तो कहीं ना कहीं एससीओ जैसे संगठन जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस बात पर फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना पक्ष रखा। नवाज शरीफ ने अपना पक्ष रखा और कहा कि दोनों देशों के मध्य क्रिकेट और व्यापार दोबारा शुरू होना चाहिए। मेरा भी कहना है भाई, क्रिकेट जैसे खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्रिकेट बिल्कुल शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा खेल हमेशा खिलाड़ी भावना के साथ में ही खेला जाता है, चाहे वो किसी भी देश का क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे हम किसी भी देश के साथ में, चाहे शत्रु देश के साथ में ही हम लोग क्रिकेट क्यों ना खेल रहे हो, क्योंकि खिलाड़ियों का या वहां की किसी आम जनता का कोई ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को क्रिकेट और व्यापार को दोबारा शुरू करना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका था? ये नवाज शरीफ का था। उसके बाद उन्होंने खुद को उस पुल की भांति बताया जो दो देशों के मध्य रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं तो पुल की भांति कार्य कर रहा हूं जिससे दोनों देशों के मध्य कुछ रिश्ते जो हों अच्छे हो जाएं। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि हम करीब 70 साल लड़ाई में बिता चुके हैं और इससे आगे 70 साल इसे नहीं ले जाना चाहिए। दोनों देशों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, दोनों देशों को नेताओं को एक दूसरे से गलत शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है, हाल ही में आप सभी को ज्ञात होगा बिलावल भुट्टो जो थे उन्होंने कुछ कमेंटबाजी की भारत के ऊपर। साथ में हमारे देश के गृह मंत्री यानी कि अगर हम कह सकते हैं भारत के मंत्री, एक मंत्री जी ने कहा था कि भाई हालांकि उनका स्टेटमेंट गलत नहीं था, उनका स्टेटमेंट बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान हमसे, अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ में अच्छे संबंध बना के रखता तो हम आईएमएफ से ज्यादा हम लोग उनको फंड दे देते। ये राजनाथ सिंह जी ने बात कही थी और ये बहुत अच्छी बात कही थी। एग्जैक्टली अगर वास्तव में पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर, हमारे साथ में अच्छे मित्रवत संबंध बनाना चाहता तो हम लोग वास्तव में आज भारत उस पायदान पर खड़ा हुआ है जो कई ऐसे देशों को फंड दे रहा है वर्तमान में भी। साथ में एससीओ 2024 पर एक नजर, जयशंकर ने पाकिस्तान पीएम से फिर हाथ मिलाया। ठीक है, साथ में आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले बिलावल भुट्टो से जब वो मिले थे तो एस जयशंकर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया था। क्यों? कारण था क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भारत देश के ऊपर कुछ कमेंट्स किए थे। ठीक है, इससे पूर्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पहुंचे आप सभी को ज्ञात होगा। यहां पर देखिएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। आप सभी को ज्ञात होगा पाकिस्तान के पीएम इस समय वर्तमान में कौन है? शहबाज शरीफ। उनसे उन्होंने हाथ मिलाया और एक दोस्ती का एक संबंध जो है इससे ज्ञात होता है कि भाई हाथ मिलाने से, गले मिलने से कुछ गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में जयशंकर ने पौधारोपण किया। आप सभी को बता दूं यहां पर उन्होंने अर्जुन का एक वृक्ष स्थापित किया और साथ में अर्जुन का एक पौधा लगाया। कहां पर लगाया? इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में। ठीक है, यह भी बड़ी बात होती है, पौधारोपण करना बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर चर्चा करते हैं एससीओ 2024 पर एक नजर बात करते हैं। पहले यहां पर मंगोलिया के पीएम से मिले हैं एस जयशंकर। देखिएगा विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार रात को मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन एडिन से मुलाकात की। मंगोलिया एससीओ का मेंबर नहीं है, आप सभी को शायद ज्ञात होगा। कौन नहीं है? मंगोलिया एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन वह ऑब्जर्विंग स्टेट के तौर पर समिट में शामिल हो रहा है। ऑब्जर्विंग यानी कि जो कि इन सभी राष्ट्रों पर क्या करेगा? एक निगरानी रखेगा। तो निगरानी देश की भूमिका में रहा है, आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए। कौन सा देश? आप सभी को ज्ञात होगा। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मंगोलिया की। फिर साथ में एससीओ की बैठक में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शामिल, ये सभी को ज्ञात होगा आप सभी को। यहां पर इस बैठक में 8 मेंबर देशों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, कितने देशों के? 8 देशों के, ध्यान दीजिएगा। और इसमें ईरान के व्यापार मंत्री बैठक में शामिल होंगे। पहली बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आसिफ शामिल होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका पाकिस्तान आना टल गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान का दौरा। यह बड़ी बात है भाई, ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी देश में 8 साल बाद किसी देश में एंट्री करने जा रहे हैं। बड़ी बात होती है, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश में जिसे हम लोग यहां पर दिखेंगे कि रोजाना हम लोग आतंक के साए में जी रहे थे अभी तक। और हम लोगों ने यहां पर यह स्थिति देखी कि 8 महीने के बाद हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं
पाकिस्तान चले जाते हैं और जाकर के एससीओ भाग ले आते हैं। तो कह सकते हैं भारत के पहले नेता हैं जो 8 साल बाद पाकिस्तान गए हैं, इसीलिए भी ये दौरा बहुत खास है। आप सभी को शायद ज्ञात होगा कि 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर गए थे। दरअसल मोदी जी विमान से लौट रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ कि भाई उन्हें खबर मिली थी कि नवाज शरीफ को खबर मिली कि भाई मोदी जी रास्ते से गुजर रहे हैं। उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए अपना हेलीकॉप्टर जो है, अपना चॉपर जो है, पाकिस्तान ले गए लाहौर में, और उनकी बिटिया जो थी मरियम नवाज, उनकी शादी में शरीकत होने के लिए ये गए थे। और ये पूरी देश दुनिया के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मित्रता का हवाला देते हुए कहा था कि भाई मित्रता के आगे सारे प्रोटोकॉल्स टूट जाते हैं, मैं तो सिर्फ उनकी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए गया हुआ था। उनके दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की थी। मोदी के दौरे के 1 साल बाद ही 2016 में, आप सभी को शायद ज्ञात होगा, 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हुए थे। और तब से आप सभी को बता दूं, दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा ही तनाव बढ़ गया था। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। हटने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही जम्मू कश्मीर का रोना अलाप रहा था। हालांकि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में एशिया देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, भारत आए थे। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनकी माता का नाम है बेनजीर भुट्टो। आप सभी को ज्ञात होगा, बेनजीर भुट्टो वही थी जिनका इंतकाल हो गया था किसी बम धमाके में। एक समय था जब बेनजीर भुट्टो और हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जब 1971 में सेपरेट हुए, अलग अलग हुए थे, तो बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जिस प्रकार आज पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है, वैसे ही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सेम यही बात उन्होंने कही थी और इस बात के लिए इंदिरा गांधी सरकार को जिम्मेवार ठहराया था। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद, कश्मीर मुद्दा भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देसी रियासत भारत में विलय हो गया था, परंतु पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया था। कह सकते हैं उस सामरिक दृष्टि और सैनिक दृष्टि से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान इसे अपना भाग बनाने का प्रयास करता रहा, जबकि भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अभिन्न भाग मानते आया है। 1994 में इसी संदर्भ में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के हिस्से को भारतीय कश्मीर का भाग मानता है और वो भारत का ही भाग है पीओके। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं भाई सिंधु जल समझौता हुआ। देखिएगा अब यहां पर कुछ मुद्दे हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के, जैसे कि कश्मीर मुद्दा। आप सभी को पता था भाई कश्मीर मुद्दा सबसे बड़ा आतंकवादी भाग था। उसके बाद एक और मुद्दा हुआ सिंधु जल नदी विवाद मुद्दा 1960 में। 1960 में आप सभी को ज्ञात होगा ये नदी समझौता हुआ है जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलुज, रावी और ब्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया। अब इस पर पाकिस्तान की आपत्ति क्या थी? पाकिस्तान यह कहता था कि यह आरोप लगाता था कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी प्रयोग कर रहा है। अब सुनिएगा भाई, इसमें एक दिलचस्प बात निकल के आती है। भारत ने कहा ठीक है भाई, हम आपके जल, अगर आप कहते हैं कि हम आपके हिस्से का भी जल ले रहे हैं तो आज से हम पूरा जल आपको छोड़ते हैं। जब ये बात कही गई तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। ऐसा क्यों? पाकिस्तान ने सोचा कि भाई अगर ये पूरा जल का प्रयोग नहीं करते हैं तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और यकीन आना जाती, क्योंकि आप सभी को पता है सिंधु और सतलुज ये दो बड़ी नदियां हैं जिनका जल एक साथ ना तो भारत रख सकता है ना ही पाकिस्तान रख सकता है, और इन दोनों ही देशों को इसका पानी जो है बराबर मात्रा में रखना होगा। अगर किसी भी देश ने अपने हाथ से पानी खींच लिया तो उस देश में बाढ़ आने के 100% चांसेस है। ठीक है, पाकिस्तान की आपत्ति क्या थी? पाकिस्तान की आपत्ति हम लोगों ने देखी कि भारत के हिस्से का पानी, पाकिस्तान के हिस्से का पानी भारत कर रहा है। इस पर भारत का तर्क क्या था? भारत कहता है कि ग्लेशियर कम होने से, बरसात कम होने के कारण सिंधु नदी में पानी का प्रवाह कम हो रहा है और सिंधु नदी के पानी का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से ध्यान भटकाना चाहता है। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद जो था उसका एक और कारण रहा सियाचिन विवाद।
सियाचिन जैसा कि पता है आप सभी को, ये पाकिस्तान नियंत्रित गिलगिस्ट और बलूचिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण कहां पर स्थित है? काराकोरम दर्रे के निकट में स्थित है। हालांकि अगर बात की जाए काराकोरम की, तो काराकोरम जो है, देखिएगा पहली बात तो ये रहा, आज सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। पंडित नेहरू और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान, इन दोनों ने इस सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। पूर्वी नदियों के पानी का भारत तो पश्चिम नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर पूर्वी नदियों का पानी भारत लेगा और पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान लेगा। 1960 में समझौता हुआ था। यहां पर आप दोनों यहां पर देख सकते हैं सिंधु, रावी और सतलुज नदियों का। अगर हम बात करेंगे सियाचिन विवाद की, तो सियाचिन आप सभी को पता है वैसे भारत और चाइना के मध्य होता है, लेकिन यहां पर देखेंगे ये हो रहा पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। साथ में यहां पर देखेंगे आप, ये है अक्साई चीन, चाइना। यहां पर ले देखेंगे, कारगिल देखेंगे, श्रीनगर देखेंगे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस क्षेत्र को जिसे कहते हैं ये बिल्कुल जो कि पीओके और सीओके, ध्यान दीजिएगा, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानता है, जिसे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर मानता है, इन दोनों की बाउंड्री पर स्थित है सियाचिन। हालांकि हमसे सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता है वो किससे होता है? चाइना से होता है। ये काराकोरम दर्रे के निकट में स्थित है, ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए, और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह सामरिक महत्व रखता है। 1984 में पाकिस्तान के द्वारा इस पर नियंत्रण करने का जबरदस्ती प्रयास किया गया, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और इस ऑपरेशन मेघदूत के बाद से यह क्षेत्र भारत के कब्जे में आ गया है। फिर उसके बाद सियाचिन विवाद देखा हम लोगों ने। सियाचिन विवाद में हम लोगों ने बलूचिस्तान और साथ में यहां पर देखेंगे, अगला फिर देखेंगे आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद के मुद्दे में देखेंगे पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी, उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध की भी चलाया जा रहा है, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया गया पहला, 2008 में मुंबई हमला किया गया, हाल ही में पठानकोट आतंकवादी हमला प्रमुख है। पाकिस्तानी उन आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद को प्रशिक्षण देता है, वित्तीय सहायता करता है और साथ में कश्मीर के साथ साथ भारत के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देता है। फिर उसके बाद सर क्रीक विवाद होता है। कौन सा विवाद होता है बच्चा? सर क्रीक विवाद होता है। सर क्रीक विवाद का मतलब समझिए। सर क्रीक भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजक रेखा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चर्चा करते हैं, ये रहा भारत और ये वो हिस्सा है जिसे गुजरात का हिस्सा माना जाता है। यहां पर सर क्रीक रेखा स्थित है, ऐसे देख सकते हैं आप सभी लोग, ये रही ये सर क्रीक रेखा, ठीक है। यहां पर देखिएगा इसके निकट कराची पत्तन स्थित है, यानी कि कराची का बंदरगाह स्थित है साथ में। ध्यान दीजिएगा कब की बात है? पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित सर क्रीक का विभाजन 24 डिग्री समानांतर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद फिर यहां पर दिखेंगे एक गलियारा बनाया गया। जो गलियारा बनाया गया चाइना और पाकिस्तान दो दोस्तों ने मिलकर के, ये भारत को सबसे ज्यादा जलन पैदा करने के लिए बनाया गया था, यानी कि भारत से यह दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं। और इन्होंने एक क्या बनाया भाई? इन्होंने अपना एक आर्थिक गलियारा बनाया। आर्थिक गलियारा कहता है कि चीन के जिगजियांग क्षेत्र के कासगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पत्तन से ये जोड़ता है। कहां से कहां तक? जिगजियांग क्षेत्र के कासगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पत्तन को, ग्वादर बंदरगाह को। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजर रहा है और वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो कि भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती का कार्य कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने भाई गलियारा भी बना लिया। गलियारा जो है ये बिल्कुल भारत के सिर पे से होकर के निकल रहा है। ये दो देशों को, ये भारत और ये चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ जोड़ता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए।
देन बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, आप चाहे तो एक मैप के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा यहाँ पे, ये रहा, ये एक सब देख सकते हैं, ये क्षेत्र है जो ये दिखाता है, ठीक है, चलेगा। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने यहां से निकाला हुआ है, चाइना यहां पर आकर के इससे जुड़ गया है भाई। आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का एक और पहलू समझते हैं, वो है शिमला समझौता। 1971-72 में आप सभी को पता होना चाहिए, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बना भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या बना भाई, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहां पर शेख मुजीबुर रहमान, या कह सकते हैं शेख मुजीब जिनका नाम था, जिनकी बिटियां हैं, क्या नाम है आजकल, जो भारत में शरण लिए हैं, आप सभी लोग चर्चा में बिल्कुल जानते होंगे। तो हम लोगों ने चर्चा में की, ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान उस समय वहां के या बांग्लादेश के समय प्रधानमंत्री बने, और यहां पर बेनजीर भुट्टो की सरकार थी, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बता चुका हूं। और इसमें पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध का कारण बना था ये शिमला समझौता। 6 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया और बांग्लादेश बन गया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे ये, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और इसी समय पाकिस्तान के करीब 96,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। देखिएगा यहां पर ये कुछ समझौते हो रहे हैं, हस्ताक्षर हो रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ चुनौतियों भरे संघर्ष आए। 1998 का कारगिल युद्ध आया। 2001 में 13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर सशस्त्र हमला हुआ, और हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया गया। ये दोनों आतंकवादी संगठन है जिन्हें पाकिस्तान पनाह देता है। उसके बाद 2008 का 26/11 का मुंबई हमला हुआ। 2016 में जैसे मोहम्मद द्वारा पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, जिसके बाद में हम लोगों ने उरी स्ट्राइक की। जैसे मोहम्मद द्वारा जम्मू कश्मीर में उरी में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया गया और 17 सैनिकों की हत्या की गई। भारत ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके ऊपर आप एक पिक्चर भी बनी है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये कुछ चर्चाएं रही, जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर ऐसे कौन से विवाद थे, और क्या वास्तव में इन सभी कारणों को अगर देखा जाए तो अभी तक के जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या उसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी या जमीन पर जो बर्फ जमी हुई थी अभी तक दुश्मनी की, वो पिघल रही है। तो जब धीरे धीरे आप लोग सभी इस टॉपिक्स पर चर्चा करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।